स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड सरकार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का राज तिलक हो गया है। उनके कैबिनेट की तस्वीर भी साफ हो गई है, लेकिन अभी यूपी पर सस्पेंस जारी है। मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा तो साफ है, लेकिन कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, इस पर खुलासा होना अभी बाकी है। ऐसे में सवाल यह है कि जैसे उत्तराखंड में धामी ने चौंकाया, वैसे ही यूपी में क्या योगी भी चौंकाएंगे? कौन मंत्री बनेगा, कौन बाहर जाएगा? बात सिर्फ इतनी नहीं है, सवाल है कि क्या योगी की शपथ 2024 का विजय पथ साबित होगा? क्या लखनऊ में योगी का राज तिलक होगा? तब पहाड़ की झलक दिखाई देगी। इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आया योगी भी चौंकाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी की शपथ 24 का विजय पथ। लिहाजा शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो बेहद भव्य तरीके से की गई हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी कान्हा स्टेडियम के अंदर है। चूंकि तैयारियां यहाँ पे काफी दिनों से चल रही हैं, लेकिन इसका काउंटडाउन अब कब शुरू होने को है। लखनऊ में राज तिलक, पहाड़ की झलक। एक नए चेहरों को लेकर के और हमारे धामी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। योगी सरकार में दिखेगी धामी कैबिनेट की छाप। सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुँचाने का काम होगा। न्यूज़ 18 का खास शो देखिए महाबहस। तो चलिए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड में धामी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की है, जबकि दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे वॉल्यूम का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन उस सब के बीच धामी सरकार के चेहरे भी साफ हो चुके हैं। इस ग्राफिक्स की मदद से अब हम आपको वो तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं जिसमें धामी सरकार का मंत्रिमंडल शामिल है। तो आज पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है, वो मुख्यमंत्री बन गए उत्तराखंड के, लेकिन उनके साथ जिन मंत्रियों ने शपथ ली है वो मुख्य चेहरे कौन से हैं? आइए ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको बताते हैं कि वो चेहरे आखिर कौन से हैं। ये देखिए, उत्तराखंड की नैया के खेवैया सबसे आगे तो पुष्कर सिंह धामी है जो कि मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद सतपाल महाराज ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी इसी फेहरिस्त में शामिल है। मंत्री पद की शपथ आज प्रेमचंद अग्रवाल ने भी ली है। गणेश जोशी एक बार फिर से मंत्री बनेंगे उत्तराखंड के अंदर। धन सिंह रावत, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है, शपथ ले चुके हैं आज। सुबोध उनियाल भी आज शपथ ले चुके हैं, धामी मंत्रिमंडल का वो हिस्सा होंगे। इसके अलावा रेखा आर्या, महिला चेहरा, धामी कैबिनेट की मंत्री, शपथ ले चुकी है। चंदन रामदास, वो भी आज मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और सौरभ बहुगुणा। तो कुल मिलाकर आज 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, सीएम समेत। और अब देखिए 9 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आखिर वो कौन कौन से मंत्री हैं, किस तरह उत्तराखंड में जो है आज उन्होंने शपथ ली है। 9 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं आपकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, एक बार फिर से वो उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, चंदन रामदास, प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर धर्म सिंह रावत, रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तो ये धामी कैबिनेट जो फाइनल हो चुकी है और आज मंत्री शपथ ले चुके हैं पुष्कर सिंह धामी के साथ, ये उनकी तस्वीरें हैं। तो ये वो तस्वीर है जब मुख्यमंत्री धामी समेत 9 मंत्रियों ने शपथ ली। मतलब उत्तराखंड के सरकार के चेहरे अब सबके सामने हैं। इनके मदद से ही उत्तराखंड में जनता की चुनी हुई सरकार जो है वो काम करेगी। लेकिन जिन चेहरों को आपने अब तक देखा है, दरअसल उन चेहरों में 2 क्षेत्रों यानी कि कुमाऊं से मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्रियों को जगह मिली है, जबकि गढ़वाल की बात करें तो इस रीजन से 5 मंत्रियों को जगह दी गई है। तो उत्तराखंड की राजनीति में कुमाऊं और गढ़वाल कितना इंपॉर्टेंट रीजन और फैक्टर है ये बताने की जरूरत नहीं। कुमाऊं से 4 और गढ़वाल से 5 चेहरों को जगह मिली है। धामी कैबिनेट का ये क्षेत्रीय समीकरण है। गढ़वाल से 5 मंत्री बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्री कुल हैं जो कि कुमाऊं से आते हैं।
दरअसल ये फैसला इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है और किस तरीके से आप देखिए, यहां पर 3 राजपूत समुदाय से आते हैं जिनको मंत्री पद मिला है, 2 दलित समुदाय से आते हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, 3 ब्राह्मण चेहरे हैं और 1 बनिया कम्युनिटी से चेहरा जिसको मंत्री पद दिया गया है। तो कुल मिलाकर कास्ट इक्वेशन को कैसे साधा गया, रीजन का कैसे ध्यान रखा गया इस पूरी कैबिनेट के अंदर, क्योंकि लक्ष्य अब 2024 का भी सामने है। मतलब धामी कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 3 राजपूत, 3 ब्राह्मण, 1 दलित और 1 बनिया को जगह मिली है, जो कि धामी कैबिनेट के अब चेहरे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि माना यह भी जा रहा है कि धामी सरकार की तरह अब योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट भी क्या इसी तर्ज पर हो सकती है, यह सवाल अब प्रबल हो रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में आज शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है, मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन अब चर्चा यूपी की यहां हो रही है कि क्या धामी कैबिनेट की तरह ही योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट भी हो सकती है। मतलब जातिगत समीकरण के साथ रीजन को भी साधने की क्या कोशिश उत्तर प्रदेश में भी होती दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी यूपी में पश्चिम से 93 सीटें जीत कर आई है। पूर्वांचल की बात करें तो 77 सीटें भाजपा को मिली है यहां से। बुंदेलखंड की बात की जाए तो 16 सीटें इस रीजन की भाजपा ने जीती हैं और अवध से 88 सीटों पर बीजेपी के विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिस तरह से यह सफलता मिली है वैसी ही क्षेत्रवार सरकार के चेहरों में भी नजर आएगी। तो आखिर योगी कैबिनेट कैसी होगी, इस पर अब भी सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। मतलब ये तो सबको पता है कि यूपी सरकार का चेहरा जो है वो योगी आदित्यनाथ होंगे, मतलब मुख्यमंत्री तो योगी होंगे, लेकिन उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा, किसको जगह मिलेगी, किसको जगह नहीं मिलेगी, इस पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के उसको बनाया जाएगा, किन चेहरों को मौका मिलेगा, किन की छुट्टी होगी, इस पर फिलहाल कयास भर है। और आज महाबहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से उत्तराखंड में कास्ट इक्वेशन और रीजन्स का ध्यान रखते हुए जो है वो मंत्रिमंडल को बनाया गया है, क्या उत्तर प्रदेश में भी हमें ऐसी ही झलक मिलेगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी है, भाजपा के प्रवक्ता, हमारे साथ सुधीर दुबे है, नेता एसपी, कुलभूषण त्रिपाठी है, प्रवक्ता कांग्रेस, और मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले यही सवाल कौशल कांत जी आपसे कि क्या अब उत्तर प्रदेश में जो शपथ ग्रहण होने वाला है उनमें जिस मंत्रिमंडल को बनाया जाएगा उत्तराखंड की ही तर्ज पर क्या वो झलक देखने को मिलेगी, जितने भी रीजन है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जो कास्ट इक्वेशन है उसको बैलेंस किया जाए, क्योंकि 2024 भी नजदीक है। देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में सभी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना ही बेस्ट पॉलिसी होती है। अब वो कैसे दिया जाए, जब तक ये नाम सामने आते नहीं तब तक ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, हर तबके को, हर स्थान को और हर कैटेगरी के लोगों को उचित स्थान मिलेगा। जिन लोगों से लगता है कि आगे 5 साल की सरकार या उसके बाद, और भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का जो ये मंत्रिमंडल है, ये अभी का मंत्रिमंडल नहीं है। ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले 24 का जो लोकसभा है उसकी भी तैयारी है और आगे उसके बाद के इलेक्शन की भी तैयारी है। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ सारा मंत्रिमंडल का गठन होगा जिसमें सभी को उचित स्थान मिलेगा। सिर्फ अभी यही कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो आपने क्लियर कट तो नहीं कहा लेकिन इशारा जरूर कर दिया कि 2024 भी नजदीक ही है, तो सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। लक्ष्य क्योंकि आपका और भी बड़ा है, 2024 भी है और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आएंगे। सुधीर दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुधीर जी, सरकार तो सबकी होती है, मंत्री तो सबके लिए काम करते हैं, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास, एक बार फिर से सबके साथ की झलक जो है वो मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगी। जी देखिए, किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, यह भारतीय जनता पार्टी का अपना आपस का मामला है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपके माध्यम से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ छलावा हुआ था
इस बार क्या उनको फिर से जो है उप मुख्यमंत्री या उनको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा? जरा भाजपा के प्रवक्ता ये भी इस चैनल पर बैठ के बता दें कि पिछड़ों के साथ जिस तरह से पिछली बार धोखा हुआ था, क्या इस बार भी धोखा होगा या किस तरह का क्या इनका मंत्रिमंडल रहेगा? हालांकि ये इनके अपने आपस का मामला है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में गई थी, आज मुद्दे वही के वही हैं। सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा उसी तरह से खड़ी हुई है। तो समाजवादी पार्टी समय समय पर लेकर के उन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ती रहेगी। चलिए ठीक है, आपने अपनी मंशा साफ कर दी है कि मुद्दों को उठाना नहीं छोड़ेंगे, मुद्दों को लेकर हम मैदान में रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि सरकार तो सबकी होती है, जनता के लिए सब काम करते हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सबकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। और टिकट बंटवारे में भी जब आप लोग चुनाव भी लड़ते हैं, सभी दल की बात है, आप कास्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इसीलिए अब मंत्री पद की बात हो रही है, तो चर्चा उस तर्ज पर भी। कुलभूषण त्रिपाठी जी, आपका क्या मानना है? चुनाव लड़ते वक्त तो, टिकट बंटवारे के वक्त तो आप सभी रीजन इक्वेशन, कास्ट इक्वेशन सब कुछ देखते हैं, और आज मंत्रिमंडल की बात हो रही है, कैसा होना चाहिए मंत्रिमंडल? सरकार तो सबकी होती है। जी, आप सही कह रहे हैं, सरकार सबकी होती है और सरकार सबके लिए काम करने वाली भी चाहिए होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह से सिर्फ नारा उछाल देना कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके हकीकत में सच कुछ और होना। अभी आपने देखा, आज उत्तराखंड में शपथ ग्रहण हुआ और वहां बहुमत का अपमान हुआ। एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कहीं ऐसा न हो कि जो केशव मौर्य जी सिराथू से चुनाव हार के आए हैं, उनको फिर उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या यही करने की मंशा है कि हर जगह आप बहुमत को अपमानित करते रहेंगे और हारे हुए लोगों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे? दरअसल आज भी जो योगी जी को दिल्ली बुलाया गया है, उसके पीछे यही है कि भाजपा अंतर्विरोध और अंतर्कलह से पूरी तरह से गुजर रही है। दरअसल कोई भी पार्टी जब अपनी विचारधारा से भटक जाती है, नीति और नियति अपनी छोड़ देती है, बाहरी लोगों को ला के वो अपनी विचारधारा पे थोपती रहती है, तो कहीं न कहीं ऐसी अंतर्कलह पैदा होती है। इसलिए न तो 15 दिन होने जा रहे हैं, 15 दिन होने पे शपथ ग्रहण होने की तिथि तय हुई है, तब तक उत्तर प्रदेश में तमाम हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन पार्टी और सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। ये भारतीय अच्छा ठीक है, दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं सपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। कौशल कांत जी जवाब दीजिए। सपा की तरफ से तो दो टूक ये कह दिया गया कि जो छलावा केशव प्रसाद मौर्य या ओबीसी के साथ पिछले बार हुआ था, इस बार तो क्या नहीं होने जा रहा। और ठीक इसके उलट सवाल कांग्रेस अब ये पूछ रही है कि क्या जैसे उत्तराखंड में देखने को मिला, केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार चुके हैं, क्या उनको भी तो कोई बड़ा पद या डिप्टी सीएम कुछ ऐसा नहीं देने जा रहे? देखिए, पहला सवाल जो समाजवादी पार्टी के जो मेरे मित्र हैं, ये अभी भी अपनी कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठे हैं। अगर ओबीसी या दलितों का कोई अपमान होता तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रचंड बहुमत से दोबारा नहीं आती। इन्होंने पूरी कोशिश की थी उसको भटकाने की, तुष्टीकरण करने की। इन्होंने जिस तरीके से, इनका अपना इतिहास रहा है कि एक परिवार की पार्टी चलती है और परिवार के मुखिया ही पार्टी के मुखिया होते हैं, और जब कोई नहीं था तब भी इनके एक ही परिवार के 28 लोग सत्ता में होते। तो ये इनकी हकीकत है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं होगा, न था, न है, न होगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में सभी तबकों का पूरा सम्मान है और इसीलिए नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। अब बात आती कांग्रेस के प्रवक्ता की। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं है। लेकिन अगर कोई टीम का कैप्टन हो या उप कैप्टन हो, अगर वो खुद बैटिंग करते हुए जीरो पे बोल्ड हो जाए तो क्या टीम से उसको निकाल देना चाहिए? ये एक संगठन की बात है। किसी को भी, आपने उत्तराखंड की बात की, उत्तराखंड में धामी जी अपनी सीट हारे, लेकिन उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनका नेतृत्व था जिसके नेतृत्व में पूरा प्रदेश वो जीत कर रहा है। चलिए, ये बात आप लोग बार बार समझाते रहे हैं और इसी प्रकार से आगे रखते रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड को उन्होंने चुनाव लड़ाया, भाजपा को चुनाव लड़ाया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो और वही तो अपने क्षेत्र पर मुमकिन है उतना ध्यान ना दे पाए हों। लेकिन एक बार फिर से उनकी लीडरशिप और उनके चुनाव लड़ने पर मुहर लगाई गई है, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पर अब बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हो रही है। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मनीष जी, ये बताइए कि जो उत्तराखंड की कैबिनेट में जो झलक हमें देखने को मिली, जातिगत समीकरणों को बैलेंस किया गया, हर रीजन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कुमाऊं, गढ़वाल, तो उत्तर प्रदेश में भी क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है 2024 के लिहाज से? क्या भाजपा की ये जरूरत भी है?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, सबसे कोई ना कोई मंत्री बनाया जाए, कोई ना कोई चेहरा आगे आया जाए, तमाम जो जातियां हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। मनीष जी देखिए, आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश का जब मंत्रिमंडल बनेगा तो कम से कम 6 फैक्टर ध्यान दिए जाएंगे। पहला, पुरुष वर्सेस महिला, एक जातिगत यानी ब्राह्मण को और ठाकुर जाति को, आप बार बार बनिया शब्द कह रही है, बनिया की जगह वैश्य शब्द ज्यादा बेटर रहेगा। वैश्य समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, सभी को मैं समझता हूं रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। हो सकता है मुस्लिम समाज को भी मोहसिन रजा के रूप में एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, चाहे कोई कैंडिडेट ना जीता हो। एक बात समझिए। दूसरी बात यह है, पूर्वांचल को, बुंदेलखंड को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को, है ना, या मध्य उत्तर में जो मध्य पार्ट है उसको 100% इस तरीके से आंका जाएगा ताकि कहीं कोई गैप ना रहे। और इसमें भी एक और बात है, हर क्षेत्र को और हर जाति को लगभग 1 या 2 प्रभावशाली मंत्रिमंडल मिले, जिन्हें पत्रकारिता की भाषा में मलाईदार मंत्रिमंडल कहते हैं। मलाईदार क्यों कहते हैं मेरे को आज तक समझ नहीं आया, पर जो अखबार में पढ़ते हैं वो मलाईदार विभाग मिले तो ऐसा भी होगा। देखिए, उप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर किसी दलित को भी लाया जा सकता है, पिछड़ों को भी लाया जा सकता है, केशव प्रसाद मौर्य भी बन सकते हैं और बेबी रानी मौर्य भी बन सकती है। वहीं असीम अरुण है, अरविंद कुमार शर्मा है, इनको भी बैलेंस किया जा सकता है। तो जातिगत तौर पर बैलेंस रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन ठीक रहेगी और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पिछली बार मंत्री के रूप में बेहतर काम किया उनको मौका मिलेगा। और इसके साथ ही ऐसे भी कैंडिडेट हैं, जैसे किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया, उनको भी इनाम मिलेगा। ऐसे लोग, चलिए ठीक है, तो ये कई महत्वपूर्ण फैक्टर आप देख पा रहे हैं, एक एक करके आपने सामने रखा कि इसके आधार पर मुमकिन है मंत्रिमंडल की कोई तस्वीर बने। लेकिन अब एक बड़ा नारा जो निकल करके भाजपा की तरफ से सामने आ रहा है वो ये कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। सबसे पहले मैं चाहूंगी कौशल कांत जी, आप समझाइए इसका मायने क्या है। सबका साथ, सबका विकास, विकास की बात वो तो आप करते ही रहे हैं, नया यूपी, ये किस तरह का विजन है? जैसे पिछला कार्यकाल गुजरा, वहां पर उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग, सब कुछ इकोनॉमी से होता है, सब कुछ बिजनेस से होता है। जबकि जहां की इकोनॉमी बेहतर होगी वहां के लोग सुखी होंगे, वहां पे अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। तो इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश आप समझिए दूसरे नंबर पे आ गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पे आ गया। सबसे ज्यादा मोबाइल प्रोडक्शन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। जिस तरीके से निवेश लाया गया उत्तर प्रदेश में, वो अभी तक का सबसे बड़ा निवेश नहीं, लेकिन नया यूपी ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह का उत्तर प्रदेश अब आगे आप बनाएंगे, भविष्य की तस्वीर क्या है, क्योंकि उसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं हेलो जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही कौशल जी। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू स्टेट था उसको हम उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कार्यकाल उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएगा, देश का प्रदेश उत्तर प्रदेश को बनाएगा और उत्तर प्रदेश को भारतवर्ष के नक्शे में नंबर 1 लाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब करने की पूरी कोशिश होगी। इस मंत्रिमंडल की, योगी सरकार की, मोदी सरकार, मोदी जी के छत्र छाया में, उनके गाइडेंस में चलते हुए उत्तर प्रदेश देश का प्रदेश बनेगा और सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। इसी लाइन पे चीजें होंगी, इकोनॉमी का फ्लो बनेगा, सभी तबकों का प्रॉपर सम्मान होगा। लड़कियों को जिस तरीके से मुफ्त शिक्षा दी जा रही है ग्रेजुएट तक, उसी तरीके से सभी तबकों का प्रॉपर आदर सम्मान होगा। सुविधाएं हो रही हैं, ये समझिए एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, 5 एयरपोर्ट वाला पहला प्रदेश है। ठीक है, और ये जो तमाम आपने विकास की बातें गिनवाई हैं, चुनावी मौसम में भी आपने सामने रखी हैं और भविष्य में और आप एक्सपैंड इसको करेंगे, आगे लेकर जाएंगे, ये आपने बताया। लेकिन सुधीर दुबे जी ये बताइए, 2024 की चुनौती भी आप लोगों के सामने है। सीटें जरूर बढ़ी आपकी, वोट शेयर जरूर बढ़ा, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि अब अखिलेश यादव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति हमें करते नजर आएंगे, पर भाजपा की तरफ से भी मजबूत तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, ये बात साफ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा से इस्तीफा देकर के और विधानसभा उन्होंने चुनी है, वो मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा से विधायक रहेंगे। और मैं समझता हूं और हम कार्यकर्ताओं की सभी की मांग है माननीय अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में रहें।
और जहां तक 2024 का सवाल है तो मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अभी बता रहे थे कि हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश को कहां खड़ा कर दिया मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने एक नई जो है एक बिरादरी खड़ी कर दी है उत्तर प्रदेश में, जो लाभार्थी के रूप में शायद उनको मुख्यमंत्री की शपथ में भी बुलाया जा रहा है। तो इनको जो है 2022 में जब इन्होंने चुनाव में आए तो इनको ये पता चल गया कि लाभार्थी एक वर्ग है और उस वर्ग का वोट किस तरह से हथियाया जा सकता है। इन्होंने वो एक खेल खेला, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब इनकी मंशा को समझ चुकी है कि इनका जो लाभार्थी वाला जो फार्मूला है वो 2024 में अब चलने वाला नहीं है। 2024 में लाभार्थी वाला फॉर्मूला मैं चाहूंगी थोड़ा सा और प्रकाश डाल के आप इस बात को समझाएं। लाभार्थी वाला फॉर्मूला क्या है? मतलब सरकार की योजना है जिससे उसको लाभ मिला, वो सरकार के पक्ष में खड़ा हो गया, तो इसमें बहकाने और भ्रमाने की बात कहां से आ गई? हाँ आस्था जी, जब मुख्यमंत्री जी ने यह बयान दिया था चुनाव से पहले 80 और 20 का फार्मूला लाने की जो बात हो रही थी, तो 80 और 20 का फार्मूला हम लोग समझ रहे थे कि हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ रहे थे कि हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा कुछ और थी। इन्होंने उस समय ये कहा था इशारों में कि हम 20% लोगों से वसूलेंगे और 80% लोगों को लाभार्थी का रूप में, उनको चाहे वो राशन की बात हो चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, तो इन्होंने 80-20 का फार्मूला ये लाए। अच्छा, तो आप अब ये कहना चाहते हैं कि टैक्स पेयर मनी से सरकारी योजनाएं बनाई गई और गरीबों में राशन बंटवाया गया, जिस मुफ्त सुविधाओं की बात चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर गरीब वर्ग के लिए हो, कोरोना काल में किया गया कार्य हो, उसको सरकार ने बांटा। आप ये कहना चाहते हैं? अखिलेश लैपटॉप बांट रहे तो कोई बात नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर राशन बांटती तो गड़बड़ हो गई। अरे भाई कुछ तो शर्म करो समाजवादी पार्टी के लोगों। भाई आप लैपटॉप बांट रहे थे तो कोई बात नहीं। अरे मनीष भाई जवाब सुन लीजिए ना, थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए ना। देखिए वो भी टैक्स पेयर मनी था, ये भी टैक्स पेयर मनी है। आपने स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए, उन्होंने गरीबों को राशन दिया। बात सुन लीजिए उनकी पूरी। मनीष गुप्ता जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब अखिलेश लैपटॉप बांटते हैं, लैपटॉप बच्चों को स्कूल बैग बांटते हैं, उन पर उनके फोटो नजर आते हैं। आप याद करिए योगी सरकार का पहला महीना पिछली बार का, जब उन्होंने उन बैग्स को जिन पर अखिलेश यादव का फोटो छपा हुआ था बांटने से मना नहीं किया। ये पॉलिटिकल कर्टसी थी, देश का पैसा बचाया। आप बच्चों को बैग बांट रहे थे, बुक्स बांट रहे थे, आप लैपटॉप बांट रहे थे, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने वेलकम, सबने वेलकम किया। अब अगर आज गरीबों को खाना मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। बताइए सुधीर दुबे जी, कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में बहुत सारे जो रेडी पटरी वाले थे, जो रोजाना अपनी दुकानदारी नहीं कर सकते थे, जो रोज की इनकम पे डिपेंड होते हैं, उनके घर में सीधा राशन पहुंचा। ये वक्त की जरूरत थी, ये सप्लाई चेन की मजबूती थी। आप इसको इस तरह कैसे जोड़ सकते हैं कि 20% से लिया और 80% में बांटा वोट देने के लिए? क्या उनको वो भूखे मरने के लिए छोड़ देते? आस्था जी मेरी बात सुनिए, कोरोना की बात मत करिए। कोरोना की बात बहुत बार टीवी चैनलों पे हो चुकी है। कोरोना काल के अंदर हमने गंगा के अंदर तैरती हुई लाशों को भी देखा। कोरोना में ही तो ये मुफ्त राशन की योजना शुरू हुई थी ना। कोरोना में ही तो जरूरत पड़ी थी ना राशन बांटने की। और जहां तक मुफ्त राशन की बात है, मेरा कोई विरोध नहीं है उस पर, मेरा मुफ्त राशन पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्य केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता है। जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए जो सरोकार के जो मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, क्या गरीबों तक खाना पहुंचे, ये जरूरी मुद्दा नहीं है? क्या कोई गरीब जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, रोज की कमाई पर डिपेंडेंट है, उसके घर तक यदि भोजन पहुंचाया जाए तो ये जरूरी मुद्दा नहीं है? समाजवादी के पार्टी के नेता ब्रीफिंग लेके नहीं आए। अच्छा ठीक है, सुधीर दुबे जी, मनीष गुप्ता जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। कौशल कांत मिश्रा जी, सवाल सीधा आपसे ये कि 80-20 का मतलब ये था कि 20 जो है वो टैक्स पेयर थे, उनसे आपने टैक्स मनी लिया और वोटों के लिए बांट दिया लोगों में। सारे टैक्स पेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये पूरा देश जानता है। और तो इसी वजह से हिंदुस्तान में को छोड़ करके उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की इकोनॉमी बढ़ा। मैं बताना चाहता हूं कि क्यों हुआ। 80-20 क्या था? 80-20 वो था जो लोग जातिवादी राजनीति करते थे, जो लोग देश की जब बात होती तो देश के अगेंस्ट खड़े होते थे, जो लोग सीए का समर्थन करते थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते थे, जो सेना पे सवाल उठाते थे, वो लोग 20% थे और बाकी के 80% थे। वो 80% आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इनको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि इनका MY फैक्टर बदल गया। इनका MY फैक्टर जो था अब मोदी और योगी बन गया, ये इनका कष्ट है और वही 80% है। मैं बताता हूं क्यों, कुछ फैक्टर बता देता हूं क्यों हमारी सरकार दोबारा आई। गरीब को राशन, योगी का शासन, सपा का कुशासन,
भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और मोदी जी का भाषण, ये 5-6 चीजें हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता दोबारा आई है और फिर 2024 में आएगी। और कुछ चीजें बता देता हूँ, राम मंदिर बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया, विंध्याचल कॉरिडोर बनाया, ठीक है, आपने शासन की बात की, आपने राशन की बात की, आपने भाषण की बात की, ये आपकी मजबूती रही, ये आप मानते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सुधीर दुबे जी बताइए, अब वो तो कह रहे हैं गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वो तो मोदी फैक्टर की भी बात कर रहे हैं, वो तो उस कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं जो 5 साल में जनता ने देखी। कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है आस्था जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आज पिछले जो है 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल हो चुकी है। आए दिन डकैतियां, अपहरण और सड़कों पे मर्डर, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के इतने तमाम रोज अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं। कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। चुनाव खत्म हो गया तो सड़क पे नहीं आ रहे हैं। अभी तक विपक्ष सड़क पे था, अभी तक इन सारी चीजों को, आस्था जी, अभी तक इन सारी चीजों को लेकर के विपक्ष अगर सड़क पे था तो आज क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है। अगर ये बात सही है जो ये बोल रहे थे, सड़क पे क्यों नहीं है? क्यों विपक्ष बिल्कुल निश्चित रहिएगा, जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव में गए थे, विधानसभा के अंदर हमारे विधायक घेरेंगे और सड़कों के ऊपर हमारे चुनावी पर्यटन करने के लिए जो लोग आते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप लोग लड़िए मत। देखिए, डिबेट का मतलब शोर शराबा नहीं होता है। सभी लोगों को अपनी अपनी बात अपने तरीके से सामने रखनी चाहिए। आप लोग लड़िए मत। जी, बात पूरी कीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये बातें बता रहे हैं कानून व्यवस्था की, तो अगले पिछले चुनाव खत्म हो गया तो 15 दिन तक सड़क पे विरोध क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी चुनाव खत्म नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है। अच्छा, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे की तैयारी करती है। इनका उत्तर प्रदेश सुधीर दुबे जी, दो महत्वपूर्ण पॉइंट आए हैं। समस्याएं हैं, अगर कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्या है कि आप तो कह रहे हैं कि हम मुद्दों को उठाना नहीं छोड़ेंगे, तो आप लोगों की तरफ से ये विरोध सड़क पे देखने को क्यों नहीं मिला, या पुरजोर तरीके से आप लोग ये मुद्दा उठाते क्यों नहीं देखे? और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आपने देखा ही होगा चुनाव नतीजों के अगले दिन प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंच गए थे, तो बीजेपी तो रहती ही इलेक्शन मोड में है। जानकार मानते हैं कि 2014 के बाद से इलेक्शन मोड में ही रहती है, उन्होंने मिशन बना रखा है। आस्था जी, ये बात बिल्कुल सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। उनकी बात का तो कुछ इस बारे में नहीं चर्चा करने की जरूरत है। जहां तक उत्तर प्रदेश के मुद्दों का सवाल है, मैं बिल्कुल ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के गलत कारनामों को हमारे विधायक सदन के अंदर घेरेंगे और समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप आश्वस्त कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर भी मुद्दे उठेंगे, सदन के बाहर भी मुद्दे उठेंगे, या कौशल कांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कौशल जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी सदन नहीं चल रहा तो सड़क पे घेरिए। ये अब सड़क पे नहीं आ रहे क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये चुनावी पर्यटन वाली पार्टी। आप 15 दिन के अंदर अपना मंत्रिमंडल नहीं घोषित कर पाते, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा 15 दिन के अंदर? आपके यहाँ ये नहीं हो पाता है। अब ये कह रहे हैं कि सदन में करेंगे, अभी तक सड़क पे कर रहे हैं तो अब सदन में क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था अपनी जगह पे है, बुलडोजर चल रहा है, अभी भी कब्जे हटाए जा रहे हैं और उन कब्जों के ऊपर गरीबों को बना करके मकान देने की प्रक्रिया चल रही है और चलती रहेगी। हम गरीबों के लिए काम करते रहेंगे, हम जातिवाद खत्म करेंगे, हम धर्मवाद खत्म करेंगे, सबसे ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। कौशल कांत मिश्रा जी, सुधीर दुबे जी, आप दोनों ने अपनी बात को रखा। कुलभूषण त्रिपाठी जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी, आप दोनों ही जनों की बात सुन रहे हैं, सपा की भी और भाजपा की भी। मुद्दा यहां पर यह चल रहा है कि भाजपा अपनी जीत में कई फैक्टर्स इंपॉर्टेंट मान रही है। सुशासन मतलब शासन, कानून व्यवस्था, और भाषण मतलब मोदी फैक्टर। और समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि हम मुद्दे उठाएंगे, हम विधानसभा में मुद्दे उठाएंगे, पर इसको भाजपा ये काउंटर कर रही है कि अभी तो सदन चल नहीं रहा, कानून व्यवस्था खराब है, आप लोग भी मुद्दे उठाते रहते हैं, तो सड़कों पर आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही विपक्ष की? आस्था जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कौशल कांत जी कह रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही बात वो सही कह रहे हैं कि सिर्फ भाषण। इनकी पार्टी बहुत अच्छा भाषण देती है और भाषण में काफी नारे उछाले जाते हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं होता है, और जनता को इस तरह के सपने दिखाए जाते हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे और ये हो जाएगा। लेकिन ये बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है, और चढ़ गई, इसके लिए इनको बधाई हो। लेकिन इतने 10 दिन में ही जनता देख रही है कि उससे गलती हो गई है। कहीं ना कहीं अभी तक सरकार का न बनना, मंत्रिमंडल का तय न होना, कानून व्यवस्था का पटरी पे न आना, एक दूसरी बात की उतर के रोड पे धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से एक और मुद्दा उठाया जा रहा है, वो ये कौशल कांत मिश्रा जी
कि इतनी देर क्यों मंत्रिमंडल बनने में, शपथ ग्रहण में इतनी देर क्यों? आस्था क्या जी, पार्टी के थोड़ा अंदर समय सब ठीक बराबर नहीं दिया है, करिए सभी कुछ प्रवक्ताओं को। सहमति आस्था नहीं जी, बन सभी पा रही है, प्रवक्ताओं एक को ये बराबर इंप्रेशन समय विपक्ष की दिया तरफ से करिए। पेश किया जा रहा है, जवाब दीजिए। इसका जवाब आस्था यह जी, है कि समय हमारी बराबर सरकार दिया करिए 4 अलग बोलने अलग के लिए। स्टेट में है और हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। इतने बड़े संगठन के हर आदमी को हर जगह रिप्रेजेंट करना ये एक हमारा कर्तव्य है। हम संगठन ही हमारे लिए सेवा है, संगठन सर्वोपरि है जो देश की सुरक्षा, देश की रक्षा और देश की राजनीति को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम करता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जो जहां की सरकार देश की सरकार डिसाइड करती है, वहां का जो मंत्रिमंडल बनेगा, आप देखिएगा जिस तरह से स्टेडियम की तैयारी चल रही, 1 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं इस तैयारी के लिए, जनता का पार्टिसिपेशन हो रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, एक शक्ति केंद्र से लोग आ रहे हैं, गांवों से, शहरों से, हर तबके का रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। ये हमारा राज तिलक नहीं है, ये प्रदेश की जनता का राज तिलक है, इसलिए इतनी देर हो रही है। चिंता न कीजिए, सरकार आ रही है, प्रदेश की जनता की सरकार आ रही है, प्रदेश की जनता का राज तिलक हो रहा है। थोड़ा सुधीर दुबे जी, आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? कान्हा स्टेडियम में भव्य तैयारी चल रही है और आज उत्तराखंड में तो हमने देखा कि भाजपा का तकरीबन हर बड़ा चेहरा वहां पर उपस्थित था, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर थे, चुनाव कैंपेनिंग में जो स्टार प्रचारक रहे वो वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी वहां पर उपस्थित थे। तो एक तरह से पार्टी एकजुट है और एक साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और उसी पर जीत हासिल कर रही है, ऐसा संदेश भी देने की कोशिश हो रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जिस चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए अगले दिन दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए चले गए और आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनने में 10 दिन से ज्यादा लग गए। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जल्दी से सरकार का गठन हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जो भी काम हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जहां सत्ता दी है वहीं समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्षी रूप में हमें इनकी पहरेदारी करने का काम दिया है। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम करें, हम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार उन मुद्दों को एड्रेस करे, इसी में उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई है। अगर हम जातिवाद, धर्म और खोखले आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सारे फैसले सुधीर दुबे जी, आप बार-बार उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आप लोग मुद्दे उठाएंगे, सदन के अंदर मुद्दा उठेगा, सड़कों पर मुद्दा उठेगा। मनीष गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, पारिवारिक पार्टी ये समझ लें कि अगर सरकार बनने में देर हो रही है, इसका मतलब है सही मायनों में हर एक नाम पर मंथन हो रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, मिलकर फैसला ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यादव जी के ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला हो जाना है या राहुल जी ने एक नाम पर लिस्ट बना के फैसला कर देना है। अरे अगर लोकतांत्रिक तरीके से होगा तो समय लगेगा। अगर अखिलेश जी ने तो पहले ही कह दिया था, आपको याद होगा अब्बास अंसारी क्या कहते थे, मैंने अखिलेश भैया से बात कर ली है, किसी अफसर का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले 6 महीने हिसाब किया जाएगा। यानी उनको मंत्री बनना था, ये पता था, लेकिन अहोभाग्य सरकार भाजपा की आ गई। तो भैया आपको लोकतांत्रिक तरीके से मंत्री बनने में समय लगेगा और वो लंबी और टिकाऊ सरकार बनेगी, ऐसी उम्मीद है। चलिए, आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर रखा, मैं चाहूंगी कुलभूषण त्रिपाठी और फिर सुधीर दुबे आप उस बात का जवाब दें। कहा यहां ये जा रहा है, क्योंकि आपने सवाल ये उठाया था कि इतनी देर क्यों शपथ ग्रहण में, नामों पर मंथन नहीं हो रहा, क्या पार्टी के अंदर ठीक नहीं चल रहा, क्यों तय नहीं हो पा रहे? वो तो कह रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है कि हम एक एक से बात करते हैं, चेहरों पर मंथन होता है, सबकी राय शुमारी करते हैं, यहाँ किसी एक आदमी के आदेश से बैठकर ड्राइंग रूम में प्रस्ताव पास नहीं होता है। कुलभूषण जी। आस्था जी, पहले तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से वन मैन शो चलता है और किस तरह से एक ही चेहरे को लेकर के तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार होते हैं और उसी चेहरे को लेकर के ये चुनाव में जाते हैं। अब जहां तक मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इनको किन सूत्रों से ये जानकारी है, जबकि हम लोगों को ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की भाजपा और दिल्ली की भाजपा में मंथन चल रहा है। वो कह रहे हैं इमली, टेलीविजन चैनल से पता लगता है। ठीक है मनीष गुप्ता जी, आपने अपना जवाब सुन लिया। कुलभूषण त्रिपाठी जी, अब आप जवाब दीजिए। वहां पे भी कहा जा रहा है कि राहुल जी की तरह कोई लिस्ट लेकर आखिरी मोमेंट पे टिक नहीं लगाया जाता, हम राय शुमारी करते हैं, हम सलाह लेते हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। जी आस्था जी, बोलने का लिए भी थोड़ा समय बराबर दिया करिए। आपसे मैंने आप ही का नाम लिया था, लेकिन बोल उस वक्त सुधीर दुबे पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी, अब आप अपनी बात कह सकते हैं कुलभूषण जी।
जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कितना लोकतंत्र से चलती है इसको सब जानते हैं। अगर जो लोकतंत्र होता तो उत्तराखंड में आज धामी जी शपथ नहीं ले रहे होते। वहां के विधायक दल का नेता हारे हुए व्यक्ति को कोई भी जीता हुआ विधायक नहीं चुनता। दरअसल पिछली बार भी जिस तरह से योगी जी को लाके थोपा गया था यहाँ के विधायकों के ऊपर, और उसके बाद किस तरह से विधायकों के टिकट काटने के बाद और मंत्रियों का ठीक काम न कर पाना, मंत्रियों को बदला जाना, इस तरह के अंतर विरोधों से भाजपा जूझ रही है, इसलिए ये सरकार तय नहीं कर पा रहे। जो बात हो रही थी कि अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सड़क पर विरोध क्यों नहीं होता है, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के दौरान रोड पे निकल के कैसे विरोध प्रदर्शन हो सकता है। आप चिंता मत करिए, जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद रोड पे उतर के ही विपक्ष विरोध करेगा। आपकी जो ये तानाशाही की सरकार है, कितनी बार चुनाव जीते भाई, मनमोहन सिंह कितनी बार चुनाव जीते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह कितनी बार चुनाव जीते, जरा बताना। एक बार चुनाव लड़े लोकसभा का, वो भी हार गए थे। और आप कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या किया, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से जीत के आए हैं, पहले वो संसद के सदस्य नहीं थे। ठीक है, आप लोग आपसी वाद विवाद में मत पड़िए, अपने अपने बिंदु रखिए। कौशल कांत मिश्रा जी, वो तो कह रहे हैं आचार संहिता लगी हुई है, आप चिंता मत करिए, एक बार जब वो समय अवधि समाप्त हो जाएगी आप तैयार रहिए, हर मोर्चे पर घेरे जाएंगे आप, सदन में भी और सड़क पर भी। आस्था जी, दो बातें। पहली बात ये कि डेमोक्रेसी है या नहीं है। आपको वो दृश्य याद होगा ना, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ से सदन में पर्चा लेकर के राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया था। ठीक, ऐसी पार्टी तो देख लीजिएगा। तो एक मिनट, बीच में नहीं बोला था, आप बीच में मत बोलिए। आपने अपनी बात पूरी की, अब आप उसका जवाब सुन लीजिए। आप उनका भी तो तर्क सुन लीजिए ना, आपने अपनी पूरी बात रखी, आपको पूरा समय दिया गया, लेकिन सर आपको पूरा समय दिया गया, आप उनका भी तो तर्क सुन लीजिए ना, ये ठीक नहीं है। बताइए। कोई घर से तो मैं जानकारी दे नहीं रहा हूँ, वीडियो निकाल के दिखा दीजिए, राहुल गांधी ने बिल को फाड़ के फेंक दिया था, कहा था ये बेकार, डस्टबिन में डाल दिया था। तो ऐसी परिवारवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हो सकती। इसीलिए इस पार्टी के ऊपर पूरे प्रदेश और देश की जनता ने भरोसा जताया। दूसरी चीज, अभी कहा जाता आचार संहिता लगी हुई है, और अभी ये कह रहे थे सरकार न बनने से वहां कुशासन है। आचार संहिता कब से लगी हुई? पिछले 2 महीने से लगी हुई है, और जब तक सरकार बन नहीं जाए तब तक लगी हुई। उस समय आपके डेटा उठा करके देख लीजिए, क्राइम कितना कंट्रोल्ड है, व्यवस्थाएं कितनी सही चल रही हैं। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं कि अराजकता फैली हुई है। अरे भाई, अराजकता फैली हुई तो नेता किस काम के हैं, विपक्ष किस काम के हैं? अगर इतना डरते हैं तो आचार संहिता से, तो क्यों नहीं आचार संहिता के समय कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया था? आपको याद है क्या किया था आपने? आपके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था। अगर आप देश की जनता के लिए वही उल्लंघन करेंगे तो शायद 5 साल बाद आपकी सपनों में सरकार बन सकती है। पर यहाँ जो टीवी पे बैठ करके झूठे भाषण दे रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, कौन है झूठा कौन है सच्चा, ये जनता को तय करने दीजिए। यहाँ पर सभी अपने अपने तर्क रखते हैं, रखिए, एक अनुशासित माहौल में तर्क रखिए, एक दूसरे के साथ वाद विवाद में मत पड़िए। लेकिन बहरहाल आज उस बहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा शुरू इसको लेकर हुई थी कि उत्तराखंड में जो धामी कैबिनेट की झलक हमें देखने को मिली थी, क्या उत्तर प्रदेश में भी उसी तर्ज पर मंत्रिमंडल डिजाइन होगा, या उस तरह के नाम कास्ट और रीजन को देखते हुए, उन इक्वेशंस को बैलेंस करते हुए सामने रखे जाएंगे। अभी फिलहाल 2 दिन का वक्त बाकी है, देखना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल महाबहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।